जय हिंद टू ऑल द ऑफिसर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक। वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। तो दोस्तों, हाल ही में एक बहुत ही बड़ी अपडेट मिली है। भारत के आपको नए सीजीआई देखने को मिलेंगे। 51st ये सीजीआई होंगे और इनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना जी। दोस्तों, आज के वीडियो में जानना बहुत ही जरूरी है कि इनका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा है, कौन कौन से इन्होंने महत्वपूर्ण रोल्स निभाए हैं यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम में, और साथ ही साथ सीजीआई का या फिर अन्य जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कोलिजियम सिस्टम क्या होता है। हम उन सारी चीजों को डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले हमें इस खबर में क्या जानने को मिला है। तो यहाँ पे संजीव खन्ना जी जो सीनियर मोस्ट जज है, अगर हम देखें डीवाई चंद्रचूड़ के बाद, ये अब दोस्तों होने वाली सीजीआई। और यहां पे बात करेंगे तो 11 नवंबर, ध्यान से देखना दोस्तों, 11 नवंबर 2024 से क्या करेंगे, इस रोल को क्या करेंगे, ये निभाएंगे। और इन्होंने दोस्तों किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने अभी के जो हाल के जो सीजीआई है, इनका नाम डीवाई चंद्रचूड़ जी, जो 50th सीजीआई थे, इनको क्या करेंगे, रिप्लेस करते हुए ये बनेंगे। दोस्तों याद रखना, डीवाई चंद्रचूड़, इन्हीं का यहां पे जो रिटायरमेंट है ये 10 नवंबर 2024 को, हम सबको पता है, हो जाएंगे। और उसके बाद हमें संजीव खन्ना जी देखने को मिलेंगे। बट हैरानी वाली बात दोस्तों ये है कि संजीव खन्ना जी भी सिर्फ और सिर्फ भारत के सीजीआई सिर्फ 6 महीने के लिए रहने वाले। मतलब यहां पे दोस्तों सिर्फ 13 मई 2025 तक संजीव खन्ना जी भारत के सीजीआई होंगे, क्योंकि इनका खुद का रिटायरमेंट इसी दिन को होने वाला है। अब यहां पे बात करते हैं दोस्तों कि इनके हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण रोल्स देखने को मिले हैं। ये कई सारे डिपार्टमेंट को यहां पे हैंडल कर रहे थे। अब यहां पे दोस्तों देखोगे कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें, इसमें ये सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल भी रह चुके हैं। साथ ही साथ आइए डिस्कस करेंगे और कौन कौन से इनके डिपार्टमेंट हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें, उसमें ये दोस्तों सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे हैं। और साथ ही साथ एनसीटी, जिसको हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली भी बोलते हैं, उसमें ये दोस्तों स्टैंडिंग काउंसिल सिविल डिपार्टमेंट में भी दोस्तों रहे। ठीक है, 2004 की बात है। और साथ ही साथ दोस्तों ये एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहे दिल्ली के हाई कोर्ट में। तो कई सारे महत्वपूर्ण इनके रोल्स भी रहे। अब बात करेंगे दोस्तों, पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल जज भी रह चुके हैं, ये 2005 की बात है। फिर बाद में दोस्तों ये परमानेंट जज भी दिल्ली हाई कोर्ट के बन चुके थे 2006 में, है ना। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इनका पहला बार हमें यहां पे कब डेब्यू देखने को मिलता है दोस्तों, 2019 में सुप्रीम कोर्ट में देखोगे आपको पहली बार इनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। और अब तो आपको सीजीआई ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इनके अलावा प्रेजेंट की बात करें, ये तो हमने इनका इतिहास जाना है। करंट रोल्स की बात करें तो दोस्तों ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है। कहां के? तो ये देखोगे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के। और साथ ही साथ देखोगे ये गवर्निंग काउंसिल मेंबर भी है दोस्तों नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश के। ये भी इनके हाल ही के रोल्स है। अब बात करते दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऐतिहासिक फैसले रहे, उनमें इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, हम सबको पता है दिल्ली एनसीआर के एरिया में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देखोगे, प्रेसिडेंट हाउस हो गया, पूरा आप देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सब आपको पूरा रिनोवेट देखने को मिला। और उसको यहां पे मंजूरी देने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही साथ आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने में जो पूरा प्रक्रिया रहा था, उसमें भी दोस्तों क्या थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, हम सबको पता है कि भाई जितने भी पॉलिटिशियन से चंदा लेते, फंडिंग लेते, ट्रांसपेरेंसी के रिगार्ड में आपको यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का देखने को मिला था पूरा डिसीजन। तो उसमें भी इन्होंने दोस्तों क्या किया था, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और साथ ही साथ देखो कई सारे फैसले, जैसे आप देखो आर्टिकल 19(1)(a जो यहाँ पे बात करता है सिटीजन का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच की बात करता है, बट वो एक तरीके से किसी के राइट टू लाइफ और यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी को यहाँ पे चैलेंज ना करे, इसकी रिगार्डिंग में देखोगे तो इन्होंने फैसला यहाँ पे लिया है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे दोस्तों फैसले के पार्ट रह चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये सीजीआई का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, प्रक्रिया इसकी क्या है। अब यहां पे देखोगे सहमति से जो सीनियर मोस्ट आपको जजेस देखने को मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ऑटोमेटिकली देखोगे तो वही आपका यहां पे रिकमेंडेशन दिया जाता है। जैसे आप बात करें डीवाई चंद्रचूड़ जी की, जो अभी करंट के सीजीआई है, इन्होंने सिफारिश दी थी, है ना, हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर को, कि संजीव खन्ना जी क्या है, हमारे सीनियर मोस्ट जज है, इन्हीं का मैं यहां पे नाम रखता हूं, सिफारिश रखता हूं। तो सेम वैसे ही प्रक्रिया है। सीनियर मोस्ट जज की हमने यहां पे बात कर ली है। और यहां पे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के थ्रू, याद रखना इसको यहां पे दोस्तों एमओपी भी बोला जाता है। क्या इसका मतलब होता है, डिटेल में आपको बताऊंगा, अंत तक बने रही वीडियो में। तो इसी के द्वारा क्या होता है, जजेस का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में होता है। और यहां पे बात करेंगे दोस्तों सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि जो भी आपके जो जूनियर्स होते
होते हैं वो अपने सीनियर्स को बाईपास करके उनको फिर बाद में ऐसा पोजीशन दिया जाएगा सीजीआई या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट में उसी को सीजीआई का यहां पे पोजीशन मिलेगा, सिंपल सी बात है। याद रखना ये जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है इसकी शुरुआत 1999 से ही हो गई थी। एमओपी क्या होता है मैं आपको सब डिटेल में अच्छे से बताऊंगा ही बताऊंगा। अब यहां पे बात करते हैं पूरा यहां पे कैसा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जो यूनियन लॉ मिनिस्टर होता है, ठीक है, यूनियन लॉ मिनिस्टर वो खासकर इसको जस्टिस का भी बोला जाता है। यहां पे क्या होता है, जैसे हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे संजीव खन्ना जी जो सीनियर मोस्ट जज है, मैं इनका यहाँ पे क्या करता हूँ सिफारिश रखता हूं। बट ये किसके सामने रखते, तो भारत के यहाँ पे जो लॉ और यहाँ पे जस्टिस मिनिस्टर है उनके सामने ही रख देते। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो भारत के जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है ये फिर क्या करते हैं, इनको भी आगे रिपोर्ट करना होता है, इनको रिकमेंडेशंस देनी होती है। तो ये दोस्तों जो भारत के जो प्रधानमंत्री है या जो कैबिनेट मिनिस्टर्स आप कह सकते हो जो पीएम के अंदर आते हैं, उनको यहां पे क्या करते हैं अपने रिकमेंडेशंस रखते हैं जो सीजीआई ने दिया था, करंट सीजीआई ने, ठीक है। फिर बाद में इसके बाद क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो आगे जाके क्या करता है, फिर राष्ट्रपति को क्या करता है, सारी चीजें बताता है और सामने रख देता है, ठीक है। याद रखना जो गवर्नमेंट होती है वो नॉर्मली जो सीजीआई की जो रिकमेंडेशंस होती है उसको एक्सेप्ट करती है, बट याद रखना यहाँ पे जो पावर जो होती है वो नॉर्मली जो गवर्नमेंट होती है उसी के पास होती है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सीजीआई के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग बड़ा ही खास फैक्ट भी है। पार्लियामेंट के पास एक बहुत बड़ी पावर है कि जो भी सीजीआई का सैलरी होगा या उसका या भी वर्किंग कंडीशन जो सैलरी का स्ट्रक्चर है ये कौन डिसाइड करता है दोस्तों, भारत का जो पार्लियामेंट है ये डिसाइड करता है कि सीजीआई का सैलरी क्या होगा, वर्किंग कंडीशंस कैसे क्या होने चाहिए, ये सब पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। दो आर्टिकल्स हमारे संविधान के बड़े इंपॉर्टेंट है, एक है आर्टिकल 124(2) और साथ ही साथ आर्टिकल 217। 124 दोस्तों बात करता है सुप्रीम कोर्ट की और 217 बात करता है यहां पे हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की, ठीक है, याद रखना। बात करते हैं यहां पे 124(2) की, तो ये बात कर रहा है कि भारत के संविधान में ये साफ साफ से बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी ये दोस्तों राष्ट्रपति के अनुसार आप देखोगे उन्हीं की अनुमति से होगी। मतलब अपॉइंटमेंट कौन देगा, यहां पे प्रेसिडेंट ही देगा सुप्रीम कोर्ट के यहां पे जजेस को, ये याद रखना। और इसका कंसल्टेशन कौन करेगा यहां पे, तो दोस्तों यहां पे जितने भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है एक कोलिजियम सिस्टम होता है जिसमें चीफ जस्टिस क्या होता है, जो सीजीआई होता है वो यहाँ पे लीड करता है, चेयरमैन होता है, और बाकी के जो 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं ये कोलिजियम सिस्टम बनाते हैं। और इन्हीं के यहाँ पे दोस्तों सहमति से और यहाँ पे फैसले से यहाँ पे किसी भी नए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट या फिर ट्रांसफर किया जाता है। बट याद रखना ये सारा अपॉइंटमेंट देखो ये तो रिकमेंड करेंगे, अपॉइंटमेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है, याद रखना। और साथ ही 217 की बात करें हाई कोर्ट से रिलेटेड है, तो ये बात करता है भारत के संविधान में कि जो भी जजेस हमें हाई कोर्ट में देखने को मिलते हैं इनका अगर जो अपॉइंटमेंट है ट्रांसफर है ये भी दोस्तों क्या होगा दोस्तों प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा। किसकी कंसल्टेशन में होगा, तो ये सीजीआई की कंसल्टेशन में होगा। और साथ ही साथ जिस स्टेट में जहां पे भी यहां पे हाई कोर्ट में सीजीआई या फिर जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है वहां के गवर्नर का भी यहां पे दोस्तों क्या होगा, कंसल्टेशन होगा। तो हाई कोर्ट का 217 है, याद रखना आर्टिकल, और यहां पे सेंटर का 124(2) में हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे केसेस, जिसको 3 जजेस केसेस भी बोला जाता है। क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, कोलिजियम सिस्टम आखिर कैसे आया है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी थी। तो शुरुआत होती दोस्तों इसकी 1981 से, जिसको फर्स्ट जेज केस भी बोला जाता है या फिर इसको एसपी गुप्ता केस भी बोला जाता है। इस यहां पे सुप्रीम कोर्ट में देखोगे एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था कि जो भी जजेस का, खासकर सुप्रीम कोर्ट का जो भी अपॉइंटमेंट होगा जजेस का, तो ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सीजीआई यहां पे क्या कर सकती है, कंसल्ट कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है सरकार को, है ना। बट यहां पे एक चीज बिल्कुल साफ कह दी गई थी कि यहां पे गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है कि वो अपने हिसाब से इसको चेंजेस भी कर सकते, मतलब उनके पास कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि सीजीआई ने बोल दिया कि हमें ये वाला जज को आपको अपॉइंट करना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए, सीजीआई ने बोल दिया। इसका ये मतलब नहीं कि प्रेसिडेंट या फिर जो सरकार है वो इसको बिल्कुल यहाँ पे बाइंडिंग के तौर पे लेगी और उस चीज को बिल्कुल मानेगी, ऐसा नहीं था। सरकार यहाँ पे या जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उनके पास पूरा पावर था कि वो इस चीज को रिजेक्ट भी कर सकती थी जो यहाँ पे सीजीआई ने यहाँ पे रिकमेंडेशंस दी है। ये 1981 के केस एसपी गुप्ता केस की बात है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें हमें एवोल्यूशन भी देखने को मिला। सेकेंड जज केस जिसको 1993 का बोला जाता है, इसमें बोला गया था
कि ये जो फैसला है जहां पे सिर्फ कंसल्टेशन टैग दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को, इसको थोड़ा सा यहां पे बदला गया और इसमें एक चीज रखी गई कि जो सीजीआई है और साथ ही साथ सीजीआई यहां पे दो सीनियर मोस्ट जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, उसके कंसल्टेशन के साथ वो अपना यहां पे रिकमेंडेशन रख सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के सामने, सरकार के सामने, ये याद रखना। और इसमें उस रिकमेंडेशन को एग्जीक्यूटिव बॉडी या मतलब सरकार या फिर प्रेसिडेंट उसको नकार नहीं सकती है। 81 में नकार सकती थी, बट 93 की बात करें, अब इनको सीरियसली रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये बाइंडिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है दोस्तों थर्ड जजिस केस, जिसको यहां पे 1998 में देखने को मिलता है। सेम वही प्रोसेस है, 91 वाला ही है, बट इसमें 93 वाला है, बट इसमें क्या किया था, जो कंसल्टेशन जो पहले दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस करते थे सीजीआई को, अब इसको बदल के 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस कर दिए गए थे, जो सीजीआई के साथ मिलकर कॉलेजियम सिस्टम बनाएंगे और यहां पे क्या करेंगे, अपने रिकमेंडेशन रखेंगे, जिसको यहां पे अपॉइंटमेंट देना है। तो इसी के बाद से देखोगे 1998 के बाद से देखोगे, फिर बाद में मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 1999 का आता है और यहां से फिर कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत होती है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज प्लस इनको लीड कौन करेगा, कौन यहां पे इनको चेयर करेगा, जो सीजीआई होगा, ये टीम मिलकर क्या करती है, किसी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर नई अपॉइंटमेंट करनी है जजेस का या ट्रांसफर करना है, ये सारा फैसला यही लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया था 1999 के बाद से, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कॉलेजियम सिस्टम बता ही दिया है कि यहां पे दोस्तों अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के रिगार्डिंग पूरी प्रक्रिया जजेस की रहती है सुप्रीम कोर्ट में, और ये दोस्तों चेयर करते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद 4 मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस, ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखो कॉलेजियम सिस्टम का कोई भी आपको जिक्र संविधान में नहीं देखने को मिलता, कोई इसका कानून नहीं है। ये वक्त के साथ जैसे जैसे यहां पे डिमांड बढ़ती गई है, वैसे कॉलेजियम सिस्टम आपको भारत के इतिहास में देखने को मिला है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा क्या कॉलेजियम सिस्टम हमें किसी भारत के संविधान में देखने को मिलता, तो ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका जिक्र कहां देखने को मिलता है, तो 124 के आर्टिकल में देखने को मिलता है, बट इसके कई सारे यहां पे क्रिटिक्स भी है, कई सारे ऐसी क्रिटिसिज्म भी है। कई लोग इसको बोलते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है एक बैकडोर एंट्री है, मतलब एक नेपोटिज्म स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जो यहाँ पे जज है, जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर रहा है, वो अपने जो भाई भतीजा वाला अब जो सिस्टम होता है उसको यहाँ पे क्या करता है, फॉलो करता है। बट इसके कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस भी है, मतलब यहाँ पे कोई पॉलिटिकल यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलता है। कोई भी यहाँ पे पॉलिटिशियन या फिर जो गवर्नमेंट में जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है, वो यहाँ पे कोई दादागिरी नहीं कर सकता। तो एक सेफ हैंड भी हमें देखने को मिलता है। प्रोज और कॉन्स तो सबके रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो याद रखना जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, ये दोस्तों पहली बार ड्राफ्ट किया गया था 1999 में। इसी के बाद से देखोगे, थर्ड जज केस के बाद से देखोगे, कॉलेजियम सिस्टम की यहां पे प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसका ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि दोस्तों 1973 में, शुरुआत 1970 से ही हो गई थी। 73 में देखोगे तो गवर्नमेंट ने A.N. रॉय जस्टिस को अपॉइंट किया था एज अ सीजीआई, ठीक है। प्रॉब्लम यहां पे आ गई थी कि जो A.N. रॉय साहब है, ये सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के नहीं थे, है ना। तो एक तरीके से पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड हमें इशू देखने को मिलता है। A.N. रॉय जो यहां पे सीनियर नहीं थे, फिर भी इनको क्या कर दिया, यहां पे सीजीआई बना गया। यहां पे मतलब लगभग 3 पोजीशंस ऊपर यहां पे इनको पहुंचाया गया था। और जो फेवरेबल पोजीशन देखने को हमें मिल रहे थे, जो आप देखोगे कई सारे कैंडिडेट से, बट फिर भी यहां पे राय साहब को यहां पे एक किस्म से दे दिया गया कि आप यहां पे सीजीआई बनो। तो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड आपको इशू देखने को मिलता है। इसके बाद से कॉलेजियम सिस्टम आपका यहां पे डिमांड में आ गया था, ठीक है। अब यहां पे देखोगे कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहां पे कि प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट है, याद रखना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये दोस्तों अगर मान लो किसी भी कारणवश अगर एब्सेंट है, जैसे जाकिर हुसैन की आप बात करो, हमारे जो प्रेसिडेंट है जाकिर हुसैन जी, इनकी जब डेथ हो गई थी, तो इनकी जो जिम्मेदारी है वो किसने निभाई थी, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान ने। हम सबको पता है ये टेम्पररी बेसिस में प्रेसिडेंट बने थे। तो कभी भी अगर प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट की यहाँ पे कोई भी अगर एब्सेंट होती है या फिर वो अवेलेबल नहीं है, डेथ अगर आपको देखने को मिलेगी इनकी, तो फिर जो सीजीआई होता है हाई कोर्ट का, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या होता है, फिर वो प्रेसिडेंट का रोल निभाता है। ये इंपॉर्टेंट है और इसका जिक्र हमें द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969 में देखने को मिलता है। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे यहां पे बात करते हैं कि सीजीआई का टेन्योर, कार्यकाल कितना होता है। तो लगभग दोस्तों देखोगे जब तक कि इनकी एज 65 तक नहीं होती है, ये दोस्तों अपने यहां पे पोजीशन में रह सकते। कोई फिक्स टर्म इनका नहीं है संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, बट हाँ 65 साल तक आप इनको देख सकते हो, ठीक है। और यहां पे ये रिमूव हो सकते हैं, इनको निकाला जा सकता है एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि आर्टिकल 124 फोर्थ भाग में अगर आप देखोगे तो यहां पे चीफ जस्टिस को निकालने की बात की गई है,
पर इसमें क्या है, बोथ हाउसेस मतलब यहां पे लोकसभा और राज्यसभा में हमें यहां पे लगभग 2/3 की मेजोरिटी चाहिए इन दोनों हाउसेस में, तब जाके दोस्तों क्या होगा, किसी भी सीजीआई को यहां पे निकाला जाएगा। कारणवश यहां पे क्या, अगर वो मिसकंडक्ट या फिर अगर वो इनकेपेबल है, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से सीजीआई को निकाला जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि सीजीआई का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, और 51st सीजीआई हमें संजीव खन्ना जी देखने को मिले हैं। अब दोस्तों आपके लिए सवाल है, आपको मुझे बताना है कि सैलरी और वर्किंग कंडीशंस सीजीआई का कौन डिसाइड करता है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।